हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में साम्य अवस्था अध्याय पढ़ रहे हैं। इसी में आगे पढ़ेंगे रासायनिक साम्य की प्रकृति। पिछली क्लास में हम लोगों ने रासायनिक साम्य के बारे में देखा था। अभी हम लोग देखेंगे रासायनिक साम्य की प्रकृति के बारे में। तो जो साम्य अवस्था है वह हमेशा गतिक प्रकृति का रहता है। अगर अमोनिया का हम लोग संश्लेषण देखते हैं या अमोनिया के निर्माण विधि को देखेंगे तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए हैबर ने उच्च दाब और ताप पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अलग अलग मात्रा लेकर के कई प्रयोग किया। प्रयोग करने पे नियमित समय अंतराल में एक निश्चित समय अंतराल हर प्रयोग के लिए फिक्स किया गया और उस समय अंतराल में जो अमोनिया बन रहा था और अमोनिया बनने के बाद शेष जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बच रहा था उनके सांद्रण को निर्धारित किया। तो उन्होंने पाया कि कुछ समय के बाद जो अभिक्रिया मिश्रण है उसका संगठन स्थिर हो जाता है और अभिक्रिया की जो कुछ मात्रा है अभी भी उसमें उपस्थित रहती है। तो संगठन की जो स्थिरता है, जो अभिक्रिया मिश्रण का संगठन जो स्थिर हो जाता था वही रासायनिक साम्य कहलाया और वही जो साम्य है साम्य की अवस्था को प्रदर्शित करता था। अब रासायनिक साम्य के देखते हैं अभिलक्षण। तो जो रासायनिक साम्य है उसके अभिलक्षण में सबसे पहला आता है कि साम्य अवस्था में जो निकाय रहेगा या सिस्टम रहेगा या तंत्र जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग को करेंगे या किसी चीज को बनाएंगे या सामान्य भाषा में बर्तन भी बोल सकते हैं या सिस्टम बोलेंगे। तो साम्य अवस्था में जो भी निकाय लेंगे या सिस्टम लेंगे उसके जो भी गुण रहते हैं जो हमको दिखता है, जैसे कि सांद्रण, उसका प्रेशर, उसका घनत्व और उसका में जो रंग परिवर्तन होगा, कलर में चेंज होगा उसको, और विशिष्ट घूर्णन, इन सब का मान क्या होता है, स्थिर हो जाता है साम्य अवस्था में। दूसरा उसका अभिलक्षण है कि जो रासायनिक साम्य अवस्था रहता है किसी भी दिशा में प्रारंभ करके प्राप्त कर सकते हैं। माने कि पहले अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद बनता है, तो अभिकारक को प्रारंभिक अवस्था मान सकते हैं या फिर उत्पाद को भी प्रारंभिक पदार्थ के रूप में ले सकते हैं। तो अगर उत्पाद को प्रारंभिक पदार्थ के रूप में लेंगे तो अग्र अभिक्रिया में क्या होगा, उत्पाद से अभिकारक बनेगा और पश्च अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, अभिकारक से लेकर के प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो किसी भी चीज को प्रारंभिक पदार्थ के रूप में लेकर के साम्य अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना या हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन होना, इसको दोनों दिशा में किसी भी ओर से अग्र अभिक्रिया और किसी भी ओर से पश्च अभिक्रिया इसको मान सकते हैं। तो इसके लिए हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस को क्या करते हैं, 717 केल्विन टेम्परेचर पे जब गर्म करेंगे तो उससे हाइड्रोजन आयोडाइड या HI का 2 अणु बनता है। तो यह अग्र अभिक्रिया होगी और जब HI का विघटन होगा तो पश्च दिशा में अभिक्रिया होगी और HI से क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बन जाएगा। तो इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और किसी भी दिशा में प्रतिप या पश्च अभिक्रिया करा सकते हैं। तीसरा इसका अभिलक्षण है कि रासायनिक साम्य अवस्था जो है गतिशील प्रकृति की होती है। माने अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों जो अभिक्रिया हैं साम्य अवस्था में क्या होगा, एक समान दर से चलता रहता है और स्थिर सा प्रतीत होता है, लेकिन वह स्थिर नहीं रहता है, गतिक प्रकृति का होता है। चौथा देखेंगे तो जो बंद पात्र है उसी में साम्य अवस्था प्राप्त होती है। जैसे खुला सिस्टम लेंगे, जैसे ये एक सिस्टम है, इसमें हम लोग कोई सा भी अभिक्रिया इसके अंदर कराएंगे तो इसको जब बंद करेंगे तभी इसमें साम्य अवस्था स्थापित होगी।
अगर इस पात्र में कोई अभिक्रिया करा रहे हैं और इसको खुला रखेंगे तो इसमें साम्य अवस्था स्थापित नहीं होती है। तो उसी को बोला गया है कि केवल जो बंद पात्र है, बंद प्रकार का जो सिस्टम लेंगे उसी में साम्य अवस्था प्राप्त होगी। अगला है कि एक बार जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है तो अनंत समय तक स्थापित रहता है। माने साम्य अवस्था जब बन जाएगा तो इन्फिनिट टाइप तक या अनंत समय तक साम्य अवस्था बना रहता है, जब तक कि हम लोग क्या करेंगे, उसकी भौतिक स्थितियां जैसे कि ताप में, दाब में जब तक हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे या अपने आप वातावरण के कारण जब उस सिस्टम के ताप या दाब में परिवर्तन नहीं होगा तब तक क्या होगा, वहां पे साम्य अवस्था अनंत समय तक बना रहता है। अब देखते हैं, अगर किसी साम्य अवस्था किसी सिस्टम में बना हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, उत्प्रेरक मिलाते हैं तो पर भी क्या होगा, साम्य अवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साधारण रूप में हम लोग देखते हैं कि उत्प्रेरक मिलाएंगे तो कोई भी अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, लेकिन जब साम्य अवस्था स्थापित होगा तो उसमें क्या करेंगे, उत्प्रेरक मिलाएंगे तो साम्य अवस्था पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अग्र अभिक्रिया और प्रतिप अभिक्रिया दोनों जो है समान रूप से उत्प्रेरित हो जाएंगी उत्प्रेरक के द्वारा, और आगे की ओर जब अभिक्रिया बढ़ेगी तो पीछे की ओर से भी वही अभिक्रिया उसी दर से होने लगती है, जिसके कारण उत्प्रेरक के कारण साम्य अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह तो हो गया साम्य, रासायनिक साम्य की प्रकृति। अब हम लोग देखेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम और साम्य स्थिरांक। यहाँ तक क्या पढ़ रहे थे, रासायनिक साम्य, भौतिक साम्य और साम्य अवस्था, इतना तक देखे हैं। अब जैसे कि हर रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक स्थिरांक रहता है जिसको बड़े वाले के से प्रदर्शित करते हैं, तो उस स्थिरांक का उपयोग साम्य अवस्था में भी होता है। तो उस स्थिरांक को क्या बोलेंगे, साम्य स्थिरांक बोलते हैं। तो जो साम्य स्थिरांक है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, एक नियम से होगा। उस नियम को क्या बोलेंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इसी नियम के आधार पे जो साम्य स्थिरांक है उसको समझने के लिए मिलेगा। अब जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है इसको सन 1864 में एक वैज्ञानिक ने दिया था। उन वैज्ञानिक का नाम क्या है, गुल्डबर्ग और बागे ने क्या किया था, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, और जो अभिकारक लेंगे माने कि क्रिया कारक जो लेते हैं शुरू में, उनका सांद्रण, अभिक्रिया की दर और क्रिया कारक के सांद्रण के बीच क्या किया, एक संबंध को स्थापित किया, और वही संबंध आगे चलकर बाद में द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस नियम के अनुसार, नियम को जब पूछेगा तो यही है, अभी जो बताऊंगी यही नियम है। निश्चित ताप पर, माने कि टेम्परेचर जो रहेगा किसी भी सिस्टम का उसको निश्चित रखेंगे, तो निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर, कोई भी पदार्थ किसी सिस्टम में लेंगे तो एक निश्चित ताप रखेंगे उसके लिए, तो उस पदार्थ के क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगा, तथा रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वह सक्रिय द्रव्यमानों के अभिकारकों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। तो सक्रिय द्रव्यमान मतलब है वह द्रव्यमान जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, क्रिया करने के बाद प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, वो कहलाएगा सक्रिय द्रव्यमान। तो निश्चित ताप पे कोई चीज रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया की दर का मान किसके बराबर होगा, उसके सक्रिय द्रव्यमान के बराबर होगा। और क्या होगा, 2 या 3 जब अभिकारक लेंगे तो
सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के क्रिया की दर बराबर होगा। यही है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो इसमें जो सक्रिय द्रव्यमान किसके बराबर होता है? ग्राम मोलों की संख्या प्रति लीटर। सक्रिय द्रव्यमान क्या है? 1 लीटर लेंगे किसी भी पदार्थ को, तो 1 लीटर में क्या करेंगे? उसके मोलों की संख्या ग्राम में, ग्राम मोलों की संख्या 1 लीटर में किसी पदार्थ का कितना ग्राम पर मोल वहाँ पे पाया गया है, तो कितना ग्राम मोल 1 लीटर में है, वही उसका क्या कहलाएगा? सक्रिय द्रव्यमान कहलाएगा, या इसको मोलर सांद्रण भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो मोलों की संख्या है उसको पदार्थ के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन भी लिख सकते हैं। तो मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लिखेंगे तो यहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान बराबर, देखो मोलों की संख्या को किसमें दर्शाते हैं? स्मॉल n से, और स्मॉल n बराबर होता है W बटा m, और स्मॉल n बटा v यही क्या है? सक्रिय द्रव्यमान है। तो इसी के आधार पे यह वाला समीकरण निकलेगा। n बराबर होता है W बटा m, पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, ये दोनों किसके बराबर होगा? मोलों की संख्या के। और इसको जब v से भाग दिए हैं तो यहाँ पे v से इसको भी डिवाइड कर दिया, तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर हो जाएगा W बटा m इंटू v। तो यही है सक्रिय द्रव्यमान। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को समझने के लिए एक अभिक्रिया देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो उसके लिए यहाँ पे ये अभिकारक है A और B, दो अभिकारक लिए हैं। A का स्मॉल a, इसके मोलों की संख्या है A के लिए, और स्मॉल b के लिए मोलों की संख्या है। तो A और B जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट का निर्माण यहाँ पे करेंगे, उत्पाद बनाएंगे। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? इसके लिए जो अभिक्रिया की दर है, या उसको कैपिटल R से भी लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अनुक्रमानुपाती इसका मोलर सांद्रण और इसका मोलर सांद्रण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो A का मोलर सांद्रण को बड़े वाले ब्रैकेट से दर्शाएंगे और मोलों की संख्या को उसके घात में लगाते हैं। B का जो मोलर सांद्रण है उसको कैपिटल B और ब्रैकेट बड़ा वाला लगाएंगे। बड़ा वाला ब्रैकेट हमेशा मोलर सांद्रण को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे यह है इसका सांद्रण और यह है इसके मोलों की संख्या। यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ डॉट लगा सकते हो या नहीं लगाओगे फिर भी बनेगा। डॉट लगाने से पता चलता है कि ये क्या है, दोनों के गुणनफल का मान यहाँ पे लिया जाएगा। तो यह हो गया अभिक्रिया की दर अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, या अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यह हो गया द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। अब यहाँ पे समानुपाती के स्थिरांक को हटाएंगे तो इसके लिए यहाँ पे बराबर लगेगा। तो यह हो जाएगा R बराबर, यहाँ पे बराबर और K लगा है तो यह समानुपाती के स्थिरांक हट जाएगा। और K क्या है? एक स्थिरांक है और इधर सेम ये 10 का 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो अणुओं की संख्या स्मॉल a और स्मॉल b से प्रदर्शित कर रहा है और मोलर सांद्रण को बड़े वाले ब्रैकेट से दर्शाए हैं, और K क्या है? समानुपाती के स्थिरांक को दर्शाएगा। अब यहाँ पे अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा? K A का घात A और B का घात B, यह हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन या फिर अभिक्रिया की दर। अब यहाँ जो K है उसको दर स्थिरांक या फिर रेट कांस्टेंट भी बोला जाता है।
अब देखेंगे कि रासायनिक साम्य अवस्था का नियम। तो जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है उसी को जब किसके लिए देखेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है क्योंकि अभिकारक से उत्पाद बन रहा है लेकिन उत्पाद से अभिकारक यहाँ पे नहीं बनेगा, तो यह है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए देखेंगे तो उसमें क्या होगा, इस प्रकार से दोनों दिशा में एरो रहेगा, अग्र अभिक्रिया भी होगी और पश्च अभिक्रिया भी होगी। तो जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है उसको जब क्या किया गया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए देखा गया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए जब देखते हैं तो रासायनिक साम्य का जो नियम है वो दो प्रकार से मिलता है। पहला रहेगा ठोस और द्रव के लिए और दूसरा रहेगा गैसीय अभिकारक के लिए। तो पहला देखते हैं ठोस और द्रव के लिए। तो यहाँ पे फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड माने ठोस और लिक्विड माने कि द्रव। तो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए जब देखेंगे तो एक रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं जो क्या होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। तो इसमें ए और बी क्या है, अभिकारक है, और ए और बी, ए का ए अणु भाग लिया है और बी के बी अणु भाग लिया है। ये दोनों क्या हो गया, क्रिया करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक्स और वाई बनाएंगे। तो एक्स का एक्स मोल बनेगा और वाई का वाई मोल बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे। तो ये वाला जो है पहला वाला, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगा, माने कि अग्र अभिक्रिया के लिए। और ये वाला क्या है, बी माने कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए होगा। तो सबसे पहले इसी के अनुसार लिखेंगे। तो आर के जगह में यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर एफ। आर एफ माने कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, या फॉरवर्ड रिएक्शन का दर अनुक्रमानुपाती होगा इन दोनों के, ए का घात ए और बी का घात बी। ये हो गया। अब यहाँ पे समानुपाती के स्थिरांक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर और के लगेगा इसके जैसे। अब यहाँ पे आर एफ लिए हैं तो के जगह में क्या लेंगे, के एफ लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, अग्र अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक कहलाएगा। इस दोनों को सेम का सेम यहाँ पे उतारे हैं। अब देखते हैं कि यह तो हो गया पहला वाले अभिक्रिया के लिए। अब दूसरी दिशा में भी पीछे की ओर भी अभिक्रिया हो रही है, तो उसके लिए जब रिएक्शन लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे इसी के अनुसार लिखते हैं। तो आर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, इन दोनों से इसका निर्माण होगा। तो इसके लिए इसको लिखेंगे, ये एक्स का मोलर सांद्रण बड़ा वाला ब्रैकेट में का घात एक्स और ये वाई का मोलर सांद्रण बड़ा वाला ब्रैकेट में का घात स्मॉल वाई। ये हो गया। अब यहाँ पे समानुपाती के स्थिरांक को फिर से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, के आएगा यहाँ पे। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है तो आर बी यहाँ पे आया है, माने कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे आर भी है तो ये क्या हो जाएगा, के बी और एक्स का घात एक्स, ये तो सेम है। अब क्या होता है, जब साम्य अवस्था स्थापित होगी तो अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो साम्य अवस्था में क्या हो जाएगा, आर एफ बराबर आर बी, माने कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये हो गया। तो अब आर एफ का जो मान है कहाँ से लेंगे, इस वाले पूरे मान को आर एफ के नीचे में लिखेंगे, इस पूरे मान को। और आर बी का जो मान है इस वाले मान को कहाँ पे लिखेंगे, आर बी के नीचे में लिखेंगे। ये लिखा गया पूरा।
अब यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ से पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे किसको पक्षांतर कर रहे हैं, इधर के एफ है और इधर के भी है, तो के को एक तरफ ले आते हैं और ए बी एक्स वाई को एक तरफ लाएंगे। तो यहाँ पे के एफ है और इधर का के भी इस साइड आ जाएगा, तो इसके साथ गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो के एफ बटा ये के भी यहाँ पे नीचे आ गया, बराबर ये x का घात x, y का घात y उधर है, तो ये a भी क्या हो जाएगा, इस साइड से उस साइड जाएगा, तो a भी इधर आ जाएगा, तो इधर इंटू में है तो इधर बटा में हो जाएगा। तो इसको पक्षांतर किए हैं यहाँ पे। उसके बाद जो के एफ और के बी, तो के एफ बटा के बी ये किसके बराबर होता है, के सी के बराबर होगा। और यहाँ पे जो के सी है ये क्या होगा, पूरे साम्य अवस्था के लिए स्थिरांक का मान रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था का स्थिरांक है, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का स्थिरांक और बैकवर्ड रिएक्शन का स्थिरांक दोनों का अनुपात लिया गया है। तो ये साम्य अवस्था स्थिरांक कहलाएगा या साम्य स्थिरांक कहलाएगा या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इसको बोलेंगे। तो के एफ बटा के बी बराबर क्या हो जाएगा, के सी। तो इस दोनों की जगह हम यहाँ पे के सी रखे हैं, बाकी ये सब यहाँ पे सेम का सेम रखा हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ क्या, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम सॉलिड और लिक्विड के लिए। इसके अनुसार क्या होगा कि जो किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेंगे उसके लिए साम्य अवस्था पर जो क्रियाफल का सांद्रता का गुणनफल और अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, और इसी को क्या बोलेंगे, साम्य स्थिरांक बोलते हैं। और जो साम्य स्थिरांक है वह ताप पर निर्भर करता है। यहाँ से परिभाषा निकल सकता है इस वाले समीकरण से कि साम्य अवस्था में ये क्या था, प्रोडक्ट की मोलर सांद्रता के साम्य अवस्था में क्रियाफलों की सांद्रता का गुणनफल और ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल का अनुपात एक स्थिरांक के बराबर होता है, जिसको क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था स्थिरांक बोलते हैं। और इसका मान किस पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर या फिर ताप पर इसका मान निर्भर करता है। अब देखेंगे गैसीय अवस्था के लिए। तो गैसीय अवस्था के लिए यहाँ पे अगर हम लोग गैसीय अवस्था के लिए देखते हैं तो यहाँ पे फॉर सॉलिड एंड लिक्विड था, तो इसको हटाकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फॉर गैसेस, गैस के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो C है और कॉन्सेंट्रेशन को प्रदर्शित करता है। तो जो ठोस रहेगा या फिर द्रव रहेगा उसका हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा सांद्रता को लेते हैं, और जो वाष्प के रूप में रहता है या फिर गैस के रूप में रहता है उसके लिए क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं या फिर पी लेते हैं। तो इसके लिए के सी आया है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, के पी आएगा। गैस के लिए क्या आ जाएगा, के पी आ जाएगा, क्योंकि पी गैस में सांद्रता रहती है क्या, नहीं, गैस में हमेशा प्रेशर को नापते हैं, तो के पी है प्रेशर के लिए, तो के पी बराबर यहाँ पे हो जाएगा जो x का घात, देखो यहाँ पे बड़ा वाला जो मोलर सांद्रण का, ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट लगा है वो किसको प्रदर्शित करेगा, मोलर सांद्रण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे मोलर सांद्रण नहीं लिखाएगा, यहाँ लिखते हैं P, और इस बड़े वाले x को लिखेंगे बड़ा वाला x, और इस जो छोटा वाला x है उसको लिखेंगे x, इस प्रकार से। और
यहाँ पे जो कुछ नहीं है माने कि डॉट है। अब जो यहाँ पे y है उसको कैसे लिखेंगे, p लिखेंगे और बड़ा वाला y और छोटा वाला y इस प्रकार से। अब यहाँ पे इसके मोलर सांद्रण को नहीं दर्शाएंगे, गैस के लिए है तो x का भी प्रेशर होगा, y का भी प्रेशर होगा। इसी प्रकार क्या होगा, a का भी प्रेशर होगा, तो p a लिखेंगे और स्मॉल वाले a को घात में लगाएंगे। इसी प्रकार b का भी प्रेशर होगा तो p b लिखेंगे और स्मॉल b को घात में डालेंगे। तो इस प्रकार से ये गैस अवस्था के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक का मान आएगा। तो आंशिक दाब को प्रदर्शित करता है। देखो पूरा रिएक्शन के लिए जो दाब है उसको P बोलेंगे। अब इसका अलग दाब है, इसका अलग दाब है, इसका अलग दाब है, इसका अलग दाब है, तो इसको क्या बोलेंगे, आंशिक दाब। A का आंशिक दाब, B का आंशिक दाब, Y का आंशिक दाब और X का आंशिक दाब या फिर आंशिक प्रेशर। ये हो गया। अब जो है ए बी स्मॉल और एक्स वाई स्मॉल, ये जो छोटा छोटा है ये भी गैस के अणुओं को प्रदर्शित करेगा यहाँ पर। तो ये हो गया द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। अब उसके बाद दिया गया है के पी और के सी में संबंध। तो यहाँ पे के पी और के सी में संबंध बताने के लिए बोला गया है। तो एक अभिक्रिया देखेंगे, कौन सा, ए प्लस बी, इस प्रकार का अभिक्रिया है। ये एक्स प्लस वाई बनाएगा। तो यही अभिक्रिया के लिए के सी का मान इतना निकला था और के पी का मान इतना निकला है। तो इसमें संबंध बताना है कि के पी बराबर क्या होता है। तो पी भी बराबर क्या होता है, एन आर टी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आदर्श गैस समीकरण है पी भी बराबर क्या हो जाता है, एन आर टी होता है। अब यहाँ पे पी का मान निकालेंगे तो पी क्या हो जाएगा, भी इधर पक्षांतर हो जाएगा और एन बटा भी आर टी हो जाएगा। ये आदर्श गैस समीकरण से है। अब यहाँ पे ये गैस के लिए है तो आदर्श गैस समीकरण लगाए हैं। अब यहाँ पे P है तो P का मान हम लोगों को खोजना है कि क्या होगा। तो P को इधर बचाकर बाकी सबको इधर पक्षांतर कर दिए तो एन आर टी बटा भी किए तो एन बटा भी आर टी हो जाएगा। अब एन बटा भी बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है सी के, कैपिटल सी के। तो P बराबर हो जाएगा सी आर टी। एन बटा भी माने कि कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा तो P बराबर हो जाएगा सी आर टी। तो यहाँ पे जो पी ए के जगह में क्या हो जाएगा, सी ए आर टी। देखो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर सी ए आर टी। अब P के जगह में हम लोग C लिखेंगे और A लिखेंगे तो ये वाला जो P का मान है इसको हर P के जगह में पुट करेंगे तो PA बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे PA बराबर CART। उसी प्रकार PB बराबर क्या हो जाएगा, PB बराबर CBRT और PX बराबर क्या होगा, PX बराबर CXRT और PY बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से CYRT हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो CA, यहाँ पे CA आ गया तो C किसके लिए है, कंसंट्रेशन के लिए है। तो CA लिखने के बजाय हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट में लिख देंगे। तो C लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ा वाला ब्रैकेट किसको दर्शाता है, मोलर सांद्रण को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो CA के जगह में हम लोग इसको बड़े वाले ब्रैकेट में डाल देते
हैं ए को और आर टी को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आर टी। इसी प्रकार ये बी को भी बड़े वाले ब्रैकेट में डालेंगे, एक्स को डालेंगे और वाई को भी बड़े वाले ब्रैकेट में ऐसा ही डाल देंगे, तो ये हो जाएगा बी आर टी, ये हो जाएगा एक्स आर टी और ये क्या हो जाएगा वाई आर टी। ये हो गया। अब इसको जब हम लोग लिख दिए तो यहाँ पे देखो के पी के जगह में किसको रखेंगे, इन सब मान को पुट करेंगे। के पी के जगह में पी एक्स की जगह में किसको रखेंगे, एक्स आर टी को, पी वाई के जगह में इसको रखेंगे, पी ए के जगह में इसको रखेंगे और पी बी के जगह में इस वाले मान को रखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार देखना, पी एक्स है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स आर टी और इसको बड़े वाले ब्रैकेट में डालते हैं, तो ये एक्स घात पी एक्स की जगह तो इतना हुआ, अब एक्स है ऊपर में तो ये एक्स आ गया। अब पी वाई की जगह में ये वाला आ जाएगा वाई आर टी और इसके घात में वाई है तो ये वाला वाई। अब पी ए की जगह में वो वाला आ जाएगा ए आर टी और इसके घात में स्मॉल ए और पी बी की जगह में ये वाला आएगा बी आर टी और इसके घात में स्मॉल वाला बी आएगा। तो यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, देखो सब में इसमें भी आर टी है, इसमें भी आर टी है, इसमें भी आर टी है और इसमें भी आर टी आ रहा है। तो क्या करेंगे इसको, यहाँ से यहाँ देखना सीधे आर टी को क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा के पी बराबर यहाँ से देखना x और ये y बचेगा और इधर क्या बचेगा a और इधर बचेगा b। x y a और b को छोड़े हैं, फिर आर टी को क्या करेंगे, यहाँ पे आर और टी को कॉमन निकाल दिए, कॉमन निकला। अब जो घात है, जो ऊपर में जो भी घात रहेगा ये दोनों गुणा में है तो इन दोनों घात का मान जुड़ जाएगा और नीचे में जो भी घात है ये दोनों भी गुणा में है तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। तो x धन y में a धन b को घटाएंगे क्योंकि x और y ऊपर में है तो उन दोनों के मान से a और b के मान को घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x धन y ऋण a धन b। x धन y माइनस हो जाएगा, ये दोनों भी गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर डी x धन y माइनस a माइनस b, इस प्रकार से होगा। तो अगर इसको नहीं तोड़ते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से ये क्या है मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या में क्या आ रहा है परिवर्तन आ रहा है, तो मोलों की संख्या है तो n लिख देते हैं और इसमें अंतर आ रहा है चेंज हो रहा है माइनस है तो डेल परिवर्तन को दर्शाएगा। और इसको किसके लिए लिए हैं गैसीय अवस्था के लिए लिए हैं प्रेशर के रूप में, तो यहाँ पे डेल एन जी यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा के पी बराबर ये वाला पूरा मान इतना यहाँ पे उतरेगा और आर टी डेल एन जी होगा। अब यहाँ पे एक्स वाई ए और बी ये किसके बराबर है के सी के बराबर है, पहले देख चुके हैं। तो ये पूरा मान के सी के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा
Kp बराबर इन सब के जगह में क्या आ जाएगा, Kc, क्योंकि यहाँ पे सांद्रता, ये भी सांद्रता, ये सांद्रता, ये सांद्रता, तो Kc हो जाएगा और ये वाला आ जाएगा RT का घात डेल N जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Kc इंटू RT डेल Ng। तो Kp बराबर क्या होता है, Kp बराबर Kc RT का घात डेल Ng। ये एक समीकरण यहाँ से निकला। तो ये क्या हुआ, Kp और Kc में संबंध को दर्शा रहा है। ये वाला समीकरण Kp और Kp में संबंध को, अगर Kc को हम लोग लिखेंगे, Kc के को इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Kc बराबर ये इधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, Kp एक बटा, ये सब बटे में हो जाएंगे RT का घात डेल Ng। तो Kc बराबर Kp एक बटा RT का घात, इसको पूरे का घात दे दिया है, पूरे का घात डेल Ng। तो ये हो गया Kp और Kc में संबंध। Kp बराबर Kc RT का घात डेल Ng और Kc बराबर Kp एक बटा RT, इसको इधर लाए तो डेल Ng। तो यहाँ पर डेल Ng क्या है, मोलों की संख्या में परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे जो R का मान है, R क्या है, गैस स्थिरांक है, इसका मान होता है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल के बराबर होगा। ये हो गया कंप्लीट इसमें। अब इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे कुछ अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांक व्यंजक को लिखना। अभी के लिए बस यहीं तक।